चलिए, पिछले कुछ वीडियोस में हमने अपने पहली यूनिट में ओपी, डीपीडी, प्लांट वाटर रिलेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आदि के बारे में पढ़ा। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है खनिज पोषण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम जंतुओं को भी या मनुष्यों को भी अपने पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्बनिक, अकार्बनिक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही पौधे को अपने वृद्धि जनन के लिए भिन्न भिन्न तरह के तत्वों की आवश्यकता होती है, और इसमें से अधिकांश तत्व क्योंकि भूमि में खनिजों के रूप में होते हैं या खनिजों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इस प्रकार के पोषण को कहते हैं खनिज पोषण। तो पौधे को खनिजों के रूप में जो पोषण चाहिए या जो तत्व चाहिए, उन्हें हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहले है वृहद, इनके लिए कभी कभार प्रधान तत्व भी काम में लिया जाता है, वृहद या प्रधान पोषक तत्व। मैं यहाँ लिख देता हूँ वृहद या प्रधान। और दूसरे होते हैं सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व। तो चलिए पहले जान लेते हैं वृहद पोषक तत्व क्या होते हैं। वृहद पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी आवश्यकता इस रेंज में होती है, 1 से 10 माइक्रोग्राम पर लीटर। पौधे के शुष्क भार में 1 से 10 माइक्रोग्राम पर लीटर इनकी आवश्यकता होती है, यानी कुछ ज़्यादा मात्रा में चाहिए। जबकि लघु पोषक तत्व 1 से 0.1 माइक्रोग्राम पर लीटर, इतनी ही मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। तो जो वृहद पोषक तत्व हैं हमें जो पढ़ने हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमें पढ़ने हैं आयरन, कॉपर, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, मैग्नीज और मोलिब्डेनम। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ें, इससे पहले खनिज पोषण के बारे में एक थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। आर्नन नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि पौधे के लिए ये सभी तत्व आवश्यक होते हैं और अनिवार्य होते हैं। अब इनको आवश्यक या अनिवार्य क्यों कहा है, उसके लिए उन्होंने 3 क्राइटेरिया दिए हैं कि वे सभी तत्व आवश्यक या अनिवार्य होंगे। जो नंबर 1, पौधे की वृद्धि और जनन के लिए आवश्यक हो, यानी जिनके बिना पौधे की वृद्धि और जनन प्रभावित होते हैं। नंबर 2, ये सभी विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं कार्य की दृष्टि से। इसका मतलब ये है कि जो काम सल्फर कर रहा है वो कैल्शियम नहीं कर पाएगा, जो भूमिका मैग्नीशियम की है वो फास्फोरस नहीं कर पाएगा। पर्टिकुलर एलिमेंट का पर्टिकुलर काम है, अगर उसकी कमी हो गई तो पौधे का वो वाला भाग या वो वाला काम पूर्ण नहीं होगा उस तत्व की अनुपस्थिति में। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि ये सभी तत्व जो आवश्यक या अनिवार्य होते हैं वो पौधे के उपापचय में सीधा भाग लेते हैं। तो तत्वों की अनिवार्यता या आवश्यकता की 3 शर्तें हैं। नंबर 1, पादप की वृद्धि और जनन के लिए वो आवश्यक होते हैं। नंबर 2, ये सभी विशिष्ट होते हैं, इनको किसी और तत्व द्वारा सब्स्टिट्यूट करके इनकी पूर्ति नहीं की जा सकती इनके भूमिका की। और नंबर 3, ये पादप के उपापचय में सीधा भाग लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको समय दे रहा हूँ, ये एक बार उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए, आपने ये उतार लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम प्रधान तत्वों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लघु पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इन जनरल इनकी क्या भूमिका, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये सभी पोषक तत्व पौधे की वृद्धि, जनन और सामान्य उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। ये पौधे की परासरणी सांद्रता को बनाए रखते हैं। ये पौधे के जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। ये पौधे के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आवश्यक घटक होते हैं। ये पौधे में आयन के संतुलनों को बनाए रखते हैं। ये पौधे के विभिन्न एंजाइम, वाइटामिन्स और जो को एंजाइम है उनके लिए एक्टिवेटर या आवश्यक कारक का काम करते हैं। तो ये इनकी जनरल भूमिका होती है। अब हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं प्रधान तत्व, और उसमें भी हम पहले चर्चा करते हैं जो हम खाद के रूप में पौधों को बाहर से देते हैं। आपने सुना होगा यूरिया। हम जितने भी उर्वरक काम में लेते हैं वो तो नाइट्रोजन युक्त होते हैं या फास्फोरस युक्त होते हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन या फास्फोरस की कोई न कोई महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चलिए पहले हम रोल पढ़ते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन पौधे के कई उपयोगी रसायनों का, अणुओं का या यौगिकों का महत्वपूर्ण घटक होता है। जैसे आपके डीएनए और आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं या नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, उनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीनों में भी, यानी यूं कहें कि एमिनो अम्लों में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जितने भी को एंजाइम हैं, जैसे आप पढ़ते हैं NAD, NADP, इनमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। और नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? आपने शब्द सुना होगा एल्केलॉइड। ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं जो पादपों में पाए जाते हैं, एल्केलॉइड। ये एल्केलॉइड भी, सभी एल्केलॉइड में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण रसायन हैं जिनमें जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कारक ऐसे हैं जिनके लिए नाइट्रोजन आवश्यक होता है। जैसे क्लोरोफिल आपने पढ़ा होगा, उसमें एक पोरफायरिन रिंग होती है क्लोरोफिल में। इस पोरफायरिन रिंग के निर्माण के लिए जो है वो नाइट्रोजन आवश्यक होता है। इसके अलावा प्लांट हार्मोन IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, इसके निर्माण के लिए भी नाइट्रोजन आवश्यक होता है। तो कुल मिला के इतने महत्वपूर्ण रसायन हैं जिनके लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। अब अगर हम पढ़ें कि नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि इन जितने भी अणुओं द्वारा जो भी काम होते हैं वो सभी काम बाधित हो जाएंगे। तो हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। नाइट्रोजन की कमी पर सबसे पहला प्रभाव जो पौधों पर पड़ता है उसको कहते हैं अहरिमहीनता, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोसिस, यानी हरे रंग का गायब होना। और उसके स्थान पर एंथोसाइनिन पिगमेंट डेवलप हो जाता है जो चितकबरापन या अलग अलग तरह का रंग देता है। तो अहरिमहीनता नाइट्रोजन की कमी का प्रमुख लक्षण है। हरा रंग गायब हो जाता है या तो पीला रंग आ जाता है, और ये हरापन गायब होना शुरू होता है पहले पादप की जो ओल्डर लीव्स हैं, वृद्ध पत्तियां, उनमें ये प्रक्रिया आरंभ होती है। अब जब पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं रहेगा, पीलापन रहेगा, तो ओवरऑल क्या प्रभावित होगी? प्लांट ग्रोथ, यानी पादप जो है उसकी वृद्धि बाधित होगी। प्लांट जो है वो स्टंटेड रह जाएगा, उसकी वृद्धि नहीं हो पाएगी। इसके अलावा हमने देखा था कि बहुत सारे रसायन हैं, जैसे NAD, NADP, DNA, RNA, इनमें भी ये पाया जाता है, ATP वगैरह। अगर ये सभी अणु नहीं बन पाए तो वृद्धि के साथ साथ जनन भी प्रभावित होगा, यानी इनमें जो फ्लावरिंग है या पुष्पन है वो भी देर से प्रारंभ होगा। नाइट्रोजन की कमी से पौधों में जनन प्रक्रिया भी बाधित
होगा। इसके अलावा बीजों के अंकुरण के लिए भी जो आवश्यक रसायन है वो नहीं बन पाएंगे, तो बीजों का अंकुरण है वो बाधित होगा, यानी उनमें प्रसुप्ति की अवस्था आ जाएगी। तो कुल मिला के नाइट्रोजन की कमी से पौधे की वृद्धि और जनन दोनों ही प्रभावित होते हैं। चलिए अब दूसरा हम तत्व पढ़ते हैं फास्फोरस, क्योंकि हम जो खाद मिलाते हैं वो या तो नाइट्रोजन युक्त होता है या फास्फोरस युक्त होता है। तो पहले तो फास्फोरस की क्या भूमिका होती है वो हम पढ़ लेते हैं। चलिए, तो एनर्जी का जो रूप है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऊर्जा का रूप ही किससे मिलकर बना हुआ है? फास्फोरस से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, जितने भी कोएंजाइम हैं NADP, ADP, या आपने जितने भी नाम सुने होंगे FAD, इन सब में कहीं ना कहीं फास्फोरस होता है। फास्फोरस फॉस्फोलिपिड के रूप में कोशिका झिल्ली का मुख्य अवयव होता है। आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या तो ग्लाइकोलिपिड होता है या फॉस्फोलिपिड होता है, जो कि कोशिका झिल्ली का मुख्य अवयव होता है। इसके अलावा आपने DNA और RNA में पढ़ा होगा कि जो भी नाइट्रोजन शर्कराएं होती हैं, राइबोस शर्कराएं और डीराइबोस शर्कराएं, वो फॉस्फेट समूह द्वारा आपस में जुड़ी होती है। यानी DNA, RNA, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, उनका भी प्रमुख अवयव होता है फास्फोरस। तो इन अवयवों में फास्फोरस होता है। इसके अलावा पौधे की पत्ती, उसकी जड़ें और बीज, इन तीनों की वृद्धि के लिए फास्फोरस का होना आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन। बहुत सारे पादप में प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनके एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन के लिए, सेल साइकिल के प्रोग्रेशन के लिए फास्फेट समूह चाहिए। तो इन सब के लिए फास्फोरस आवश्यक है। तो यदि फास्फोरस की कमी हुई तो ये सारी प्रक्रियाएं बाधित होंगी। तो सबसे पहला लक्षण तो वही होगा कि इसमें भी सबसे पहले अहरिमहीनता या क्लोरोसिस या पीलापन होगा, जो पादप की वृद्ध पत्तियों से आरंभ होगा और पादप की वृद्धि भी इसमें बाधित होगी। इसके अलावा क्या होगा कि प्रोटीन का सिंथेसिस बाधित हो जाएगा, DNA और RNA का निर्माण बाधित हो जाएगा। पत्तियां पहले ही गिरने लगती हैं, जीर्ण होकर पादप की पत्तियां जो हैं वो पहले ही गिरने लगती हैं। और इसके अलावा फास्फोरस का एक जो मुख्य प्रभाव है कि जाइलम और फ्लोएम नाम के संवहन उत्तक है, उनका डिफ्रेंशिएशन या उनका विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। संवहन उत्तकों का विकास भी बाधित होगा और बीज का अंकुरण भी बुरी तरह से प्रभावित होगा। यानी कुल मिला के फास्फोरस की कमी से पौधे के ना तो बीजों का अंकुरण सही तरीके से हो पाएगा, पत्तियों की वृद्धि नहीं हो पाएगी, तने की वृद्धि नहीं हो पाएगी, जड़ों की वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो क्या प्रभावित होगा उससे ओवरऑल कहीं ना कहीं पादप की उपज जो है वो प्रभावित होगी। चलिए अब तीसरा हम कारक लेते हैं सल्फर। अभी मैं सल्फर की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका प्रभाव उल्टा है। सल्फर पे ऐसे किस में होता है? सल्फर कुछ एमिनो अम्ल होते हैं जैसे सिस्टीन, सिस्टाइन, एक होता है मेथियोनिन, एक विटामिन होता है बायोटीन, एक होता है लिपोइक एसिड। इन सब का मुख्य घटक होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा प्रोटीन के मध्य सल्फाइड बंध बनते हैं, इसके लिए भी सल्फर आवश्यक होता है। और कुछ एंजाइम में सल्फा हाइड्रिल एक्टिव साइट होती है SH। ये सल्फा हाइड्रिल एक्टिव साइट प्रोटीनों के या एंजाइमों के सक्रियण के लिए आवश्यक होती है, इसके लिए भी सल्फर आवश्यक होता है। तो सल्फर इन सब का मुख्य घटक होता है। अब सल्फर की कमी को मैं फास्फोरस और नाइट्रोजन के साथ इसलिए जोड़ रहा हूं कि इसमें भी वही होता है,
अहरिमहीनता होती है, क्लोरोसिस होता है। लेकिन लक्षण क्या है कि सबसे पहले ये अहरिमहीनता युवा पत्तियों में आरंभ होगी। हमने पढ़ा था कि फास्फोरस और नाइट्रोजन में अहरिमहीनता जो है वो वृद्ध पत्तियों से आरंभ होती है, लेकिन इसमें जो है वो युवा पत्तियों से आरंभ होगी। अच्छा, इसमें भी इसका एक और लक्षण कि आप एस से याद रख सकते हो, स्क्लेरेनकाइमा, सल्फर से याद रखो आप स्क्लेरेनकाइमा। ये क्या है? दृढ़ोत्तक, एक उत्तक है जो पादप को दृढ़ता प्रदान करता है, इसको हिंदी में दृढ़ोत्तक कहते हैं। तो सल्फर की कमी से पादप में दृढ़ोत्तक की मात्रा बढ़ जाती है, तो जड़ है, जो तना है, वो अपेक्षाकृत जो है वो कठोर हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा क्या होगा कि इसका एक खास लक्षण कि युवा पत्तियां इससे प्रभावित होती हैं, लेकिन इनका जो टिप है वो मुड़ने लगता है और मुरझाने लगता है। पत्तियों के शीर्ष सिरे अंदर की ओर मुड़ने लगते हैं और मुरझाने लगते हैं। ये सल्फर की कमी का मुख्य लक्षण होता है। और इसके अलावा जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है वो भी इससे धीमी हो जाती है। तो ये सभी सल्फर के प्रभाव है। अब अगले वीडियो में परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कि किस तत्व का क्या रोल है और उसकी कमी का क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम एक नोट्स के रूप में लिखेंगे अगले वीडियो में।